हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेजर द गुड टाइम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे झारखंड पीजीटी एग्जाम के लेटेस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम हुआ था 12 मार्च 2018 को। इससे पहले हमने डिस्कस किया है एनवीएस के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था 2018 में। तो आप पहले जाकर उसको देख लें क्योंकि उसका और इसका सिलेबस बिल्कुल सेम है। जहां भी हम लिटरेचर डिस्कस कर रहे हैं वहां हमने लिटरेचर डिस्कस किया है, बट उसके साथ हमने ग्रामर, राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये सारी एंड वोकैबुलरी ये सारी चीजें भी कवर की हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, बट उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन को प्रेस कर दो जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। सो लेट मी शॉर्टन द स्क्रीन फर्स्ट। सो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 को, क्योंकि पेपर 1 जो है वो आपका जनरल पेपर होगा जो सबके लिए सेम है, बट क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश का पेपर जो कंसर्न सब्जेक्ट है जो कि आपका पेपर 2 में पूछा जाएगा। अलाउ मी टू चेंज द इंक, मेक इट रेड। ठीक है, तो जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो 2 पेपर में होने वाला, उसके बाद आपका इंटरव्यू भी है। ठीक है, तो जो पहला पेपर है वो 100 मार्क के लिए होगा। 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि 100 मार्क का होगा, मतलब कि हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का होगा। बट जो आपका पेपर 2 है वो उसमें 150 क्वेश्चंस होंगे, बट मार्क्स कितने हो जाएंगे? डबल, दैट इज 300। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, और दोनों ही जो पेपर है उसका जो ड्यूरेशन है वो 3-3 घंटे ही है। जैसा कि मैंने बता दिया, पेपर 1 में आपको जनरल नॉलेज पूछा जाएगा और पेपर 2 में आपका कंसर्न सब्जेक्ट। और एग्जाम दोनों कैसा ही होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। एक्सक्यूज मी। तो ये थोड़ा सा हम एक बार सिलेबस को देख लेते हैं, क्या हमारा सिलेबस होने वाला है इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। सो लिटरेरी एजेस को आपको पढ़ना है, फर्स्ट हैंड टेक्स्ट पढ़ना है। कब से कब का? 1798 टू 1900। ये कौन सा पीरियड है? ये है हमारा रोमांटिक पीरियड। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट आपको शेक्सपियर को करना है, उसमें भी आपको बता दिया गया है कि किस किस को करना है। ये इस प्ले को करना है, इस प्ले को करना है, हैमलेट को करना है और टेम्पेस्ट को करना है। ठीक है, काफी आसान है, आपका सिलेबस काफी कम लग रहा है। आपको मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट करना है। मिल्टन कहाँ से थे? कॉमनवेल्थ एज से थे, है ना? वो कौन सा एज है? ओलिवर क्रॉमवेल का, वो 1649 टू 1660 का एज है। ठीक है, इस 11 इयर्स के पीरियड को हम कहते हैं कॉमनवेल्थ पीरियड। फिर जेन ऑस्टिन, ठीक है, इनके एमा को करना है, इस पे काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। वर्ड्सवर्थ का द प्रिल्यूड करना है, डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड करना है, एलियट का मिडल मार्च करना है, हार्डी का जूड द ऑब्सक्योर करना है, ईट्स का ईस्टर 1916 करना है। उसके बाद द सेकेंड कमिंग करना है। नेक्स्ट आपको करना है a prayer for my daughter, that is leader and the swan. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से करना है। ठीक है, ये जो है वो ग्रीक मिथोलॉजी पे बेस्ड है, तो आप अच्छे से करोगे। फिर आपको सेलिंग टू बाइजेंटियम भी करना है। द टार जो है वो W.B. Yeats की पोम है, वो भी आपको अच्छे से करना है। एंड वेस्टलैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत अच्छे से करना है। तो ये सारा मैं आपका कवर करा दूंगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बट स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस, so the very first question goes as, Yeats helped to found the Dash Theatre in Dublin, in 1904। ठीक है, ईट्स मतलब कौन हो गया? W.B. Yeats।
इनकी बात हो रही है। तो इन्होंने क्या किया, हेल्प टू फाउंड, हेल्प किया फाइंड करने में, खोजने में किसी थिएटर को जो कि डबलिन में है और जो 1984 में इसको ढूंढा गया था। ठीक है, ऑप्शंस क्या है हमारे पास, फीनिक्स थिएटर, ग्लोब, रॉयल आयरिश एकेडमी और एबी। तो रॉयल आयरिश एकेडमी तो एकेडमी है, ठीक है। ग्लोब आपको याद है, ग्लोब एक्चुअली कंसर्न्ड है विलियम शेक्सपियर की प्ले से, ये तभी बनाया गया था। और इसमें इसकी कहानी क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है एक्चुअली, कि इसमें आग लग गई थी और इसको फिर से दोबारा से बनाया गया था। ठीक है, तो ये तो काफी पुरानी बात हो गई, शेक्सपियर के टाइम की बात हो गई, ऑलमोस्ट 1599 के आसपास की ये बात है। ठीक है, तो 3 हमने डिस्कस कर लिया। और ये फीनिक्स थिएटर क्या है और ए बी, हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ, दैट इज ए बी। डब्ल्यू बी ईड्स ने ए बी थिएटर को फाइंड करने में हेल्प किया था, जो कि डबलिन आयरलैंड में है। ठीक है, so Yeats was an Irish poet, dramatist, writer, and one of the foremost figures of 20th century literature. So he was a driving force behind the Irish literary revival and became a pillar of the Irish literary establishment who helped to found the Abbey Theatre. In his later years, he served 2 terms as a senator and सेनेटर ऑफ द आयरिश फ्री स्टेट। तो 2 टर्म्स मतलब 2 बार उनको सेनेटर बनाया गया था। ठीक है, एबी थिएटर का हमने देख लिया जो कि डबलिन आयरलैंड में है। फीनिक्स थिएटर कहाँ पे है, ये है न्यूयॉर्क में, जिसको किसने फाउंड करवाया था, फाउंडेड बाय इम्प्रेसेरियो नॉरिस हॉक्टन एंड टी एडवर्ड हैम्बल्टन। फाइन, तो ये बात हो गई फीनिक्स थिएटर की। Royal Irish Academy, based in Dublin, is an academic body that promotes study in sciences, humanities, and social sciences. The academy was established in 1785 and granted a royal। एक तो देख लो इसका डेट भी कितना है, 1785। तो अगर आपको ये भी पता होता कि अगर ये 1785 में कहीं इसको बनाया गया था तो भी आप कर पाते, अगर आपको अगर ये आइडिया नहीं होता कि ये थिएटर है या नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए बी। ईट्स आपको अच्छे से करना है, ये आपके सिलेबस में भी है, अभी आपने देखा, स्पेशली उनका द टार, उस पर क्वेश्चन आएंगे। ग्लोब की बात हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा इसको कर लेते हैं। द ग्लोब थिएटर वॉज अ थिएटर इन लंडन एसोसिएटेड with विलियम शेक्सपियर। इट वॉज बिल्ट इन 1599 बाय शेक्सपियर्स प्लेइंग कंपनी। कौन सी थी प्लेइंग कंपनी, द लॉर्ड चेम्बरलेन्स मेन। ठीक है, एंड वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 29 जून 1613। ठीक है, इसको फिर से बनाया गया। अ सेकेंड ग्लोब थिएटर वाज बिल्ट ऑन द सेम साइट बाय जून 1614 एंड क्लोज्ड बाय ऑर्डिनेंस इश्यूड ऑन। इसको तो ये दोबारा से फिर बंद हो गया था, कुछ रिलीजियस सेक्ट के लोग थे जो उनको पसंद नहीं आया था कि स्टेज पे ये सारी चीजें दिखाई जाए, जो कि उनको लगा कि कहीं ना कहीं ये समाज को बिगाड़ रही है। ठीक है, जैसे लड़के को लड़की बनाया जाए, स्टेज बनाया जा रहा है, खून खराबा दिखाया जा रहा है, लव अफेयर्स दिखाए जा रहे हैं। तो इन सारे चीजों की वजह से जो होते हैं ना पुराने ख्यालात के लोग, तो जो स्ट्रिक्ट रूलर्स थे कुछ रिलीजियस सेक्ट के, तो उन्होंने बंद करवा दिया था, लेकिन इसको फिर से बनाया गया। अ मॉडर्न रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्लोब नेम्ड शेक्सपियर्स ग्लोब ओपन इन 1997। Second question is, the novel David Copperfield is a Bildungsroman, a novel of dash and dash। ठीक है, तो ये जॉनरा है एक, ठीक है, एक जॉनरा मतलब एक टाइप है, कैटेगरी है। ठीक है, इसमें क्या होती है, एक जर्नी दिखाई जाती है, स्पिरिचुअल जर्नी दिखाई जाती है।
तो डेविड कॉपरफील्ड जो है, आपने अभी सिलेबस देखा, ये किसने लिखी है? ये चार्ल्स डिकेंस ने लिखी है। चार्ल्स डिकेंस कौन थे? वो विक्टोरियन एज के थे। ठीक है, तो ये जो नॉवेल है ये किसके बारे में है? तो इस नॉवेल में इन्फेंसी टू मैच्योरिटी दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, बचपन से अडल्ट एज तक दिखाया गया है। तो वो क्या हो गया, एक तरह का इंसान का ग्रोथ हो रहा, डिवेलप हो रहा। आपने सीडीपी में पेडागोजी में पढ़ा होगा कि इंसान का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट धीरे धीरे जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसका होते जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। So a novel deal with one's formative years और spiritual education। तो आपको नाम से भी थोड़ा आइडिया लग सकता है। ठीक है, जो कि चार्ल्स डिकेंस ने लिखी है by the eponymous David Copperfield, detailing his adventures of his journey from infancy to maturity। और ये जो है ये ऑटोबायोग्राफिकल भी है, ये इसमें कहीं ना कहीं चार्ल्स डिकेंस की खुद की लाइफ छलकती है। इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ चार्ल्स डिकेंस लाइफ। So third question we are having, in Lido and the Swan, Dash impregnates Lida with Dash। ठीक है, तो कौन है इम्प्रेग्नेंट? मतलब प्रेग्नेंट कर देना। तो मतलब यहाँ जो होगा प्रेग्नेंट तो कोई मेल कर सकता है, तो यहाँ पे आपको किसी मेल का नाम देना है। इम्प्रेग्नेट्स विथ डैश मतलब जो बेबी है। लीडा जो है फीमेल हो गई क्योंकि इसको प्रेग्नेंट किया गया, और जो बच्चा होगा उसका नाम यहाँ पे आएगा बेबी। So options we are having Heracles, Aphrodite, Kronos, Aphrodite, Zeus, Helen, the poet, Mortgon। अगर हम एलिमिनेट करना चाहें तो ग्रामेटिकली हम ऑप्शन 4 को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ द पोएट। द पोएट मतलब वो पोएट, कौन सा पोएट हमें तो समझ नहीं आ रहा। अगर लिखा होता अ पोएट, किसी भी पोएट से वो प्रेग्नेंट हो गई थी तो फिर सही था। ठीक है, बट द लिख के इसने हमारा काम आसान कर दिया, तो फोर्थ ऑप्शन अपने आप ही चला गया। तो अगर आप थोड़ा सा ग्रीक मिथोलॉजी पढ़ोगे, ये जो क्वेश्चन है किस पे बेस्ड है? ग्रीक मिथोलॉजी पे। तो जो ज्यूज होते हैं, है ना, जो क्या है, जो सारे गॉड्स और ह्यूमन सबके क्या है, फादर है अकॉर्डिंग टू ज्यूज मिथोलॉजी। तो एक तो ऐसी हमको एक आइडिया मिल गया कि ये फादर है। ठीक है, दूसरा क्या है, इनके बहुत सारे लव अफेयर्स थे, और इन्होंने अपने जो इनका लेडी लव है उसको इम्प्रेस करने के लिए, पाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए ये क्या करते थे, ये कई बार एनिमल फॉर्म लेते थे, कभी कुकू तो कभी स्वैन, ये सारी चीजें। तो ज्यूज हमको लगता है, और ज्यूज एक ही जगह ऑप्शन में। क्रोनोस कौन था? क्रोनोस जो थे ये ज्यूज के फादर थे। ठीक है, ज्यूस के पेरेंट कौन थे? क्रोनोस और रिया। और ये दोनों क्या थे? भाई बहन थे। ठीक है, ये ब्रदर था और ये सिस्टर थी, और इन दोनों का ही जो सन था वो कौन था? ज्यूस था। फाइन। और एफ्रोडाइटी कौन थी? एफ्रोडाइटी भी जून की बेटी थी। मतलब यहाँ तो बच्चे का नाम आना है, तो यहाँ तो एफ्रोडाइटी आ सकता है, लेकिन वो क्रोनोस की बेटी नहीं थी, है ना, तो सेकंड ऑप्शन भी चला गया, वो ज्यूस की बेटी थी। बट ज्यूस के साथ तो यहाँ पे हेलेन है, तो ये क्योंकि ज्यूस का ऑप्शन एक ही है और कहीं ऑप्शन है नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द थर्ड ऑप्शन, दैट इज ज्यूस एंड हेलेन। तो ज्यूस ने लीडा को इम्प्रेगनेट कर दिया था हेलेन के साथ। ठीक है, जबकि वो लीडा के हस्बैंड नहीं था, उसका हस्बैंड कोई और था, बट ज्यूस के साथ भी लीडा के बच्चे थे। So Zeus in ancient Greek religion, chief deity of the pantheon, a sky and weather god who was identical with the रोमन गॉड जुपिटर। अगर रोमन गॉड्स को हम लेंगे तो जो जुपिटर है वो उसका काउंटर पार्ट है। किसका है? ज्यूस का है।
His name may be related to that of the sky god Darius of the ancient Hindu Rigveda. Zeus was regarded as the sender of thunder and lightning, rain and winds, and his traditional weapons was the thunderbolt. तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि वो जो थंडर के गॉड थे और उनका जो थंडर बोल्ट क्या था, उनका वेपन था. तो ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ बोथ गॉड्स एंड मैन. तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको इनके बारे में याद रखनी है, जो कि सबसे बड़ा क्लू हमको मिला. ठीक है. सो ही हैड मेनी लव अफेयर्स विथ बोथ मॉर्टल एंड इमॉर्टल विमेन. In order to achieve his amorous designs, Zeus frequently assumed animal forms, such as that of a cuckoo when he ravished Hera, a swan when he ravished Leda, or a bull when he carried off Europa. ठीक है. तो Zeus was the son of the sibling Cronus and Rhea, ये हमने डिस्कस कर लिया. हेराक्लस कौन था? सन ऑफ Zeus एंड एलेक्मेनी. ठीक है, ये एलेक्मेनी और Zeus का सन था. और ये शी मतलब एफ्रोडाइटी, ये कौन थी? ये Zeus और डायनी की डॉटर थी. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, दैट इज Zeus and Helen. तो ये आप अच्छे से कर लोगे लीडा एंड द स्वैन, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, तो ये आपको थोड़ा अच्छे से डीपली पढ़ लेना है. Next question we are having, Dash is the best scene in his ballads and his 9 English eclogues, 3 of which were first published in the 1799 वॉल्यूम ऑफ हिज पोएम्स. सो 1799 मतलब ये क्या हो स्टार्ट हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है रोमांटिक पीरियड, है ना. अभी हमने आपके ऑप्शन सिलेबस में देखा, तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन टू बी बेस्ट सीन इन हिज बैलेट्स, मतलब कहने का मतलब इंग्लिश एक्लोग्स जो है वो किसने लिखी है? ऑप्शन आ रॉबर्ट साउदी, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टी कोलरिज एंड जॉन किट्स. आपको ये दोनों को अच्छे से याद करना होगा, या फिर आपको याद होगा कि इन्होंने ही लिरिकल बैलेट्स के साथ स्टार्ट किया था रोमांटिक पीरियड को, जो इन्होंने कब लिखा था? 1798 में, और इसी के साथ स्टार्ट हुआ था रोमांटिक पीरियड, है ना. जॉन कीट्स ने बहुत सारे ओड्स लिखे थे, एंड ही वाज एन एडमायरर ऑफ सेंसुअल ब्यूटी. फाइन. तो आपको ये अच्छे से याद करके रखना है कि इंग्लिश एक्लोग्स किसने लिखी है, तो ये लिखा है रॉबर्ट साउदी ने. ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, रॉबर्ट साउदी. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वी आर हैविंग, patriotic groups and societies multiplied in England around the French Revolution, all proclaiming belief in dash dash and dash. क्वेश्चन कहाँ से आ गया है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से. तो ये फ्रांस में एक बहुत ही बड़ी रिवॉल्यूशन हुई थी. कब हुई थी? 1789 में, और इसका बहुत इन्फ्लुएंस था रोमांटिक पोएट्स पे. बेसिकली जो पीबी शेली थे, उन्होंने फ्रीडम पे लिखा भी है अपना एक ओड. कौन सा है? ओड टू द वेस्टलैंड. ठीक है, तो यही से शुरुआत हुई थी. तो इसके जो टर्म्स थे, आइडियल वर्ड्स थे, वो क्या थे? ये बहुत ही फेमस है, ये आपको अच्छे से याद रखना है. वो थे लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. ये हमको कहाँ पे मिल रहा है? लिबर्टी यहाँ मिल गया, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. तो हमको ये चीजें मिल रही है ऑप्शन नंबर 4 पे. तो ये हो गया हमारा आंसर. बहुत ही इजी क्वेश्चन, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता है. ठीक है, आते हैं अगले सवाल पर. Question number 6, we are having the popular novel Robinson Crusoe by Charles Dickens is based on the experiences of. So the options we are having Alexander Selkirk, Alexander Gibbon, Robinson Selkirk और Alexander Duncreek. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है. ये एक्चुअली चार्ल्स डिकेंस ने नहीं लिखी है, ये लिखी है डैनियल डोफे ने.
डैनियल डोफे में लिखी है, ठीक है। और इसी के साथ इन्हीं के साथ यही लोग जो थे स्टार्ट कर रहे थे नॉवेल्स को, ठीक है। और नॉवेल्स बहुत बाद में आया होगा, आपको पता है पहले सिर्फ पोएट्री लिखी जाती थी और प्लेस लिखे जाते थे, फिर बाद में नॉवेल्स का चलन आया। कब आया? न्यू क्लासिकल एज में, कॉमनवेल्थ एरा के बाद, रेस्टोरेशन पीरियड जब आया। रेस्टोरेशन पीरियड कौन सा है? जब चार्ल्स द सेकंड फिर से थ्रोन पे आ गए थे और फिर से इंग्लैंड में मनार्की स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तभी से पैम्फलेट्स का चलन आया और नॉवेल्स का चलन आया। तो ये किसके एक्सपीरियंस पे बेस्ड है? तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, रॉबिन्सन क्रूसो, और इसका आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर सेल्क्रिक, ठीक है। So Robinson Crusoe is a novel by Daniel Defoe, first published on 25th April 1719. The first edition credited the work's protagonist Robinson Crusoe as its author, leading many readers to believe he was a real person, and a book, a travelogue of travel true incidents. ठीक है. So the story has been thought to be based on the life of Alexander Selkirk, a Scottish castaway. Castaway क्या होता है? जैसे कोई शिप रेक हुआ, जहाज की तबाही हो गई और कोई इंसान छूट गया या खुद ही वहीं रहने लगा। एक मूवी है टॉम हैंक्स की, द कास्टअवे, ठीक है, द कास्टअवे। इसकी कहानी भी कुछ ऐसी हो सकता है, ये इसी नॉवेल की एडेप्टेशन है, आई एम नॉट श्योर। तो ये मूवी आप एक बार जाकर देख लो, बहुत ही अच्छी मूवी है। So, a Scottish castaway who lived for 4 years on a Pacific island called Mars Tierra, which was renamed Robinson Crusoe Island in 1966. तो जिस आइलैंड पे वो रहा था उसी का नाम क्या पड़ा? रॉबिन्सन क्रूसो पड़ा, ठीक है। Next question we are having, in the prelude, Wordsworth's childhood ruminations tell us about his native. तो जो वर्ड्सवर्थ की जो प्रिल्यूड है वो उनका मास्टरपीस भी है, जो कि ऑटोबायोग्राफिकल भी है। तो पूछा जा रहा है कि उनका जो नेटिव था उसमें वो कौन सा प्लेस था? कम्बरलैंड, फ्रांस, वेल्स और आयरलैंड। तो द प्रिल्यूड को भी आप अच्छे से कर लोगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में है और ये 14 बुक्स की एक कलेक्शन है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कम्बरलैंड, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आप गेसेस नहीं कर सकते हो, अगर आपने नहीं किया है तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। Next question we are having, and while I stood gazing, both the children gradually grew fainter to my view, receding and still receding, still nothing at last but two mournful features were seen in the uttermost distance, which without speech strangely impressed upon me the effects of speech. We are not of Alice, not of thee, nor are we children at all. We are nothing less than nothing, and dreams. From which work have the above lines been taken? अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी पता है तो आप थोड़ा सा चांस लेके ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अटेम्प्ट मतलब सही आंसर दे सकते हो। कैसे? यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ड्रीम्स, ठीक है, और ऑप्शन में एक वर्ड है रेवरी। रेवरी का मतलब, या फिर यहाँ पे है ड्रीम भी है, ड्रीम चिल्ड्रन। रेवरी, रेवरी का मतलब होता है डे ड्रीम, खुली आंखों से जो हम दिन में जो सपना देखते हैं, दैट इज डे ड्रीम, ठीक है। तो आप एक तुक्का लगा सकते हो कि ये जो है, ये इसका आंसर डे ड्रीम, ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी हो सकता है, और इसका आंसर है भी। तो ये सारे हैं क्या? ये सारे जो है चारों ऑप्शन, ये एसेज है। किसने लिखा है? ये चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है। चार्ल्स लैम्ब और विलियम हैजलिट, ये जो है एसेज थे विक्टोरियन एज के। तो ये सारे एसेज उन्होंने लिखा है। वो स्पेशली एसेज ऑफ इलिया के लिए बहुत जाने जाते थे, और एसेज ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, ये इनके फेमस वर्क है।
So Charles Lamb was an English essayist, poet and antiquarian. मतलब उनको एंटिक चीजों के ऊपर, रेयर बुक्स के ऊपर वो लिखते थे. Best known for his essays on Elia and for the children's book Tales from Shakespeare. तो ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर उन्होंने कब लिखी थी? 1811 में लिखी थी. एसेज ऑफ एलिया 1823 में लिखी थी. एंड ऑन द जीनियस एंड कैरेक्टर ऑफ द हॉगरथ पहली बार कब पब्लिश हुई थी? रिफ्लेक्टर में पब्लिश हुई थी 1811 में ही. ठीक है. सो जो ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर है और ऑन द जीनियस है, ये दोनों ही कब आई थी? 1811 में आई थी. Next question, question number 9. Jude the Obscure was published initially as a serial story in Dash in 1894. 1894 मतलब क्या हो गया? ये अगेन ये रोमांटिक पीरियड हो गया. रोमांटिक पीरियड कब से कब तक है? आपको एक बार एजेस का, इंग्लिश लिटरेचर के पीरियड्स का एक आइडिया होना चाहिए. ठीक है. आपको बेसिक नॉलेज जो आपका फंडामेंटल है वो आपका क्लियर होना चाहिए. तो ये जो है वो 1832 से 1901 का पीरियड था. ठीक है. तो लगभग 80 साल का ये पीरियड था. तो ये एक्चुअली लिखा किसने है? ये लिखा है थॉमस हार्डी ने. सॉरी, ये रोमांटिक पीरियड नहीं, ये है माय बैड, विक्टोरियन पीरियड. विक्टोरियन पीरियड. ठीक है. रोमांटिक पीरियड तो शुरू हुई थी वर्ड्सवर्थ के साथ, लिरिकल बैलेट्स के साथ. वो कब हुआ था? 1798 से 1830 और 32 तक. ठीक है. तो इसके बाद आई थी विक्टोरियन पीरियड जो ऑलमोस्ट 80 साल के लिए थी. तो पूछा जा रहा है कि जूड द ऑब्सक्योर जो थॉमस हार्डी ने लिखी वो पब्लिश कहाँ हुई थी, किस मैगजीन में हुई थी? ऑप्शंस वी आर हैविंग कॉलिंस मैगजीन, हार्पर्स न्यू मंथली मैगजीन, हार्पर्स वीकली और हार्पर्स बाजार. थोड़ा सा देख लेते हैं नॉवेल के बारे में. जूड द ऑब्सक्योर इज अ नॉवेल बाय थॉमस हार्डी व्हिच began as a magazine serial in December 1894 and was first published in the book form in 1895. It is Hardy's last completed novel. The protagonist Jude, ये थोड़ी सी स्टोरी है, इसमें इसके बारे में हमको पूछा नहीं है तो अभी फिलहाल हम इस पे नहीं जाएंगे. Thomas Hardy was an English novelist and a poet, a Victorian realist, मतलब रियल इश्यूज के बारे में बात करते थे, है ना. ये रोमांटिक्स की तरह, अनलाइक रोमांटिक्स जो कि इमोशंस और इमेजिनेशन पे बेस्ड थी, ये जो था रियलिज्म पे बेस्ड था, रियल लाइफ पे बेस्ड था, जो कि ज्यादातर ये लोग इश्यूज ऑफ क्लास, एजुकेशन, रिलीजन, मोरालिटी और मैरिज, ये जो थीम्स थे उसको उठाते थे, जो कि सोसाइटी में प्रेवेलेंट है, जो मिडिल क्लास सोसाइटी में प्रेवेलेंट है. ठीक है. उसको ये लोग डील करते थे. A Victorian realist in the tradition of George Eliot. ठीक है. So George Eliot भी क्या थे? वो भी Victorian realist थे. He was influenced both in his novels and his poetry by romanticism. But ये romantic से भी influenced थे, including William Wordsworth. अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि जूड द ऑब्सक्योर वाज फर्स्ट प्रिंटेड इन अ सीरियल इन द इंग्लिश एंड यूरोपियन एडिशंस ऑफ द हार्पर्स न्यू मंथली मैगजीन. ठीक है. फ्रॉम दिसंबर 1894 टू नवंबर 1895. तो ये थी हमारे काम की चीज जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था. ठीक है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन, दैट इज हार्पर्स न्यू मंथली मैगजीन. So now come to question number 10. The final message of lapis lazuli asks for. So lapis lazuli आपके सिलेबस में है तो आपको ये अच्छे से करना है. तो ये क्या है? एक WB Yeats की क्रिएशन है. ठीक है. और बेसिकली लैपिस लैजुली है क्या? तो लैपिस जो है एक मेटामॉर्फिक रॉक है, ब्लू कलर का बहुत ही खूबसूरत मेटामॉर्फिक रॉक है, जिसका इस्तेमाल ऑर्नामेंट्स बनाने में, इयररिंग्स, ज्वेलरी, ये सब बनाने में होता है. सो ये जो है वो लैजुली है, लैपिस लैजुली.
सो इसकी बात हो रही है। क्वेश्चन पे आते हैं। आस्क फॉर, तो इसमें क्या मैसेज है? रिन्यूअल एंड रिजेनरेशन ऑफ व्हाट इज लॉस्ट, कन्वर्शन एंड चेंज, एंड ऑफ वॉर, और गोइंग बैक टू नेचर। सो थोड़ा सा इसके थीम पे आते हैं। द थीम ऑफ लैपिस lazuli इज दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट कैन सरपास द ट्रेजेडीज एक्सपीरियंस्ड विद इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो जो भी दुनिया में जो भी ट्रेजेडीज है, बुरी घटना है, उसको जो आर्ट है वो सरपास कर सकती है। देयरफॉर मेकिंग इट गे, ये मतलब हैप्पी, डिलाइटफुल। Yeats uses this theme of tragic joy throughout the poem and often in his works towards the last few years of his life. As an artist of literature, Yeats understands he faces death like every mortal, but art is what makes things beautiful. Art can bring people joy even in the worst of times. Art can overcome the mere tragedy of events simply by knowing everything comes to an end. Tragic joy is the bittersweet part of life that involves the acceptance of all things good and bad. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये किसकी बात हो रही है? ये जो बात है, क्योंकि ये जो लिखी थी W.B. ईट्स ने, ये तब लिखी थी जब वो उनकी जो थोड़ी एज हो गई थी, और उसमें वो अपने एज के बारे में भी बात कर रहे हैं, जो उनका डिसइंटीग्रेशन हो रहा, वीकनेस हो रही है इस एज में, उसकी भी बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि आर्ट जो है इन सब चीजों को सरपास कर सकती है, ओवरकम कर सकती है, रीजेनरेट कर सकती है, रिन्यू कर सकती है। ठीक है, तो इसमें मैसेज क्या है? रिन्यूअल एंड रीजनरेशन ऑफ व्हाट इज लॉस्ट, जो भी हमने खो दिया है उसको ये फिर से रीजनरेट और रिन्यू कर सकती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। Now come to next question, that is question number 11. The question goes as the subtitle of Middlemarch, a study of provincial life, indicates a study of Middlemarch। करेंगे आप अच्छे से क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पे लिखा भी है प्रोविंशियल लाइफ। प्रोविंशियल लाइफ मतलब कंट्री साइड, कंट्री साइड जो बहुत डेवलप्ड नहीं है, जो मेन सिटी नहीं है, जो छोटे शहरों और रूरल एरियाज की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो मिडिल मार्च में किसका जिक्र है? तो बेसिकली ये लिखी किसने है? सबसे पहले तो हम इस बात पे आएंगे। तो ये जो है वो लिखी है जॉर्ज एलियट ने। ठीक है, वो नॉवेलिस्ट हैं, पोएट हैं, जर्नलिस्ट हैं, ट्रांसलेटर है, एंड वन ऑफ द लीडिंग राइटर्स ऑफ द विक्टोरियन एरा। शी रोट 7 नॉवेल्स, तो ये इनके नॉवेल्स हैं। आते हैं मिडिल मार्च पर। इनके जो थीम होते हैं ये इम्पोर्टेंट है। Like Charles Dickens and Thomas Hardy, she emerged from provincial England. तो थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकेंस, ये सब भी किस पे लिखते थे? विक्टोरियन रियलिज्म पे लिखते थे, विक्टोरियन मोरालिटी पे लिखते थे। ठीक है, विक्टोरियन एज में मोरालिटी की बहुत बात आती है, रियलिज्म की बहुत बात आती है। तो her works are known for their realism, psychological insight, sense of place and detailed depiction of the countryside. ठीक है, so Middlemarch was described by the novelist Virginia Woolf as one of the few English novels written for grown-up people, and Martin Amis and Julian Barnes as the greatest novel in English language। तो इनको बहुत ही अच्छा इसका रिव्यू है, क्रिटिकल रिव्यू। तो थोड़ा नॉवेल पे आते हैं, थोड़ा सा मैं साइड हो जाती हूँ। A Study of Provincial Life, a novel by English author George Eliot, first appeared in 8 installments. So, set in Middlemarch, a fictional English Midland town in 1829 to 1832, it follows distinct, intersecting stories with many characters. Issues include the status of women, the nature of the marriage, idealism, self-interest,
religion, hypocrisy, political reform and education. मतलब ये सारे forms हैं. Despite comic elements, Middlemarch uses realism to encompass historical events. The 1832 Reform Act, early railways, and the accession of King William IV. It includes its medicine. So बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है. ठीक है, पोजीशन ऑफ वुमेन की भी बात हुई है और कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन, रेलवेज के इंट्रोडक्शन की बात हुई है. सो आंसर क्या हो जाएगा? दो तो हमारा आंसर नहीं हो सकता. और बेसिकली मैंने पहले ही बता दिया, चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी और जॉर्ज एलियट, ये जो लोग थे वो रियलिज्म पे बात करते थे, सोशल इश्यूज पे बात करते थे. तो बेसिकली कॉमन लोगों की बात करते थे, आम लोगों की बात करते थे. तो आंसर क्या हो जाएगा? द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज ordinary people in the society. Now come to next question. The question goes as, the character of Jacques in As You Like It can be described as angry, whimsical, romantic और melancholic. whimsical का मतलब क्या होता है? सन की. और इसका मतलब सैड, डिप्रेस्ड, melancholic. ठीक है. तो एज यू लाइक इट क्या है? ये विलियम शेक्सपियर की एक प्ले है, कॉमेडी है. ठीक है. तो इसमें जो है कैरेक्टर है कौन सा? जैक्स. वो कैसा कैरेक्टर है? तो आप जैसे इस नॉवेल के प्ले के बारे में पढ़ोगे, आपको पता चलेगा उसके बारे में लिखा ही होता है, द मेलनकली जैक्स. ठीक है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेलनकॉलिक. वो बहुत ही सैड, डिप्रेस्ड कैरेक्टर है. थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं. Jacques is one of the main characters in Shakespeare's As You Like It. The melancholy Jacques, as he is known, ठीक है, आपको ऐसा ही लिखा हुआ मिलता है, is one of the exiled Duke Senior's noblemen who live with him in the forest of Arden. तो क्या होता है, जो सीनियर ड्यूक सीनियर होते हैं वो उनको एग्जाइल कर दिया होता है उनके छोटे भाई ने, तो वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में होते हैं, वहां उनके साथ जैक्स भी रहता है. ठीक है. तो ये जो फेमस लाइन है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये किसकी स्पीच है? ये एक्चुअली जेक्स की ही स्पीच है. ठीक है. तो ये क्योंकि आपके सिलेबस में है एज यू लाइक इट, तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है. Now come to the next question. We are having Arnold's ushers in Persian history. Arnold का मतलब कौन है? मैथ्यू आर्नोल्ड. मैथ्यू आर्नोल्ड कहाँ से हैं? ये हैं विक्टोरियन एरा से. विक्टोरियन एरा की ये क्या है? पोइट है. टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग और मैथ्यू आर्नोल्ड, ये तीनों जो थे प्रोमिनेंट विक्टोरियन एरा के पोइट्स थे. तो क्वेश्चन क्या है? मैथ्यू आर्नोल्ड्स डैश अशर्स इन पर्शियन हिस्ट्री. अशर्स मतलब ब्रिंग्स अबाउट, डिस्कसेस, मार्क्स, ऑब्जर्व्स. ठीक है. उसकी बात होती है पर्शियन हिस्ट्री में. तो किसमें जो है पर्शियन हिस्ट्री की बात होती है? ये सब जो है क्या, ये सब मैथ्यू आर्नोल्ड के वर्क्स हैं. तो डोवर बीच तो है मैथ्यू आर्नोल्ड का, ये एक लिरिक है जिसमें इन्होंने फेथ, क्राइसिस इन फेथ के बारे में डिस्कस किया है. ठीक है. फेथ मतलब रिलीजन, क्राइसिस इन फेथ. बाकी ऑप्शंस पे आते हैं. सोहराब एंड रोहराब, सुस्तम एंड रुस्तम, सोहराब एंड रुस्तम. तो जो फर्स्ट एंड थर्ड वाला है ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है. ठीक है. सिर्फ फोर्थ वाला एग्जिस्ट करता है. तो जो सही ऑप्शन है वो दो ही है, डोवर बीच और सोहराब और रुस्तम. तो अब आपको आंसर पता करना है कि किसमें पर्शियन हिस्ट्री की बात हुई है. तो हमारा आंसर हो जाएगा सोहराब एंड रुस्तम. इसी में जो है पर्शियन हिस्ट्री की बात हुई है. फॉर द इंग्लिश पोएट एंड कल्चरल क्रिटिक, इनको सेज राइटर भी कहते हैं. A type of writer who chastises and instructs the reader on contemporary social issues.
So Sohrab and Rustam, an episode in a narrative is a narrative poem with strong tragic themes. Excuse me. First published in 1853 by Matthew Arnold, the poem retells a famous episode from Ferdowsi's Persian epic Shahnameh, relating how the great warrior Rustam unknowingly slew, matlab killed, the long lost son Sohrab in single combat. Combat matlab आक्रमण, fight. So ये जो है ये कहाँ से है? ये जो फरदौसी जो पर्शियन एपिक है उसकी शहनामे से ली गई है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा द फोर्थ वन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश ब्रॉट अप जेन फेयरफैक्स एंड लुक्ड आफ्टर हर एजुकेशन इन एमा। एमा जो है आपके सिलेबस में है, ये जेन ऑस्टन ने लिखी है और बॉलीवुड में इसका एक एडेप्टेशन भी है जो सोनम कपूर की जो मूवी है आयशा, ये एक्चुअली एमा पे ही एमा के ऊपर ही बनाई गई है। तो क्वेश्चन क्या है, जो कैरेक्टर है उसमें जेन फेयरफैक्स का, वो किसके द्वारा देखी जाती है, कौन उसका एजुकेशन को सपोर्ट करता है। सो ऑप्शंस वी आर हैविंग मिस बेट्स, कर्नल कैम्बेल, मिस्टर बेट्स और मिस्टर वुडहाउस। तो जैसे ही आप नॉवेल पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि ये जो इसका आंसर जो है हो जाएगा कर्नल कैम्बेल, वही जो है जेन के एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। इस पे एनवीएस पे भी इस एमा से क्वेश्चन आया था कि एक्चुअली एमा का उसमें कैरेक्टर बताया गया था कि वो एलिटिस्ट है, वो यंग गर्ल है 20 ईयर की, तो कौन है वो, तो उसमें ऑप्शंस थे एमा और बाकी के कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, कर्नल कैम्बेल। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जेन फेयरफैक्स इज एन ऑर्फन whose only family consists of her aunt, Miss Bates, ठीक है, बस उसकी सिर्फ एक आंटी है, कौन सी, मिस बेट्स, एंड हर ग्रैंडमदर मिसेस बेट्स। शी इज अ ब्यूटीफुल, ब्राइट एंड एलिगेंट वुमन with the best of manners. She is the same age as Emma. Emma की एज की है. She is extraordinarily well educated and talented at singing and playing the piano. She is the sole person whom Ella envies. Emma envies, ठीक है, एमा जो है उसे एनवी करती है, उससे जलती रहती है। कर्नल कैम्बेल, an army friend of Jane's father, felt responsible for Jane and has provided her an excellent education while she has shared his home and family since she was 9 years old. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, कर्नल कॉम्वेल। Next question we are having, dash rights of man was eagerly read by people who believed in the equality and dignity of common life. Options are Robert Burns, Milton, Swinburne और Thomas Paine. So basically आपको बता देना है कि right of man किसने लिखी है, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। एक्चुअली ये right of man की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। सो तो एक्चुअली ये लिखी किसने थी, तो इसका जो आंसर है वो है थॉमस पेन। थॉमस पेन ने जो है वो राइट ऑफ मैन लिखी थी। थॉमस पेन कौन थे, वॉज एन इंग्लिश बॉर्न American political activist, philosopher, political theorist, and revolutionary. He authored Common Sense, and these are his works. राइट ऑफ मैन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इज अ बुक बाय थॉमस पेन इंक्लूडिंग 31 आर्टिकल्स, पोजिट्स द पॉपुलर पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन is permissible when a government does not safeguard the natural rights of its people. बेसिकली ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर है। सो नेक्स्ट स्वाइनबॉर्न भी थे हमारे ऑप्शन में, तो थोड़ा हम इनको भी देख लेते हैं। वॉज एन इंग्लिश पोएट, प्ले राइट, नॉवेलिस्ट एंड क्रिटिक। He wrote several novels and collections of poetry such as poems and ballads, and contributed to the famous 11th edition of the Encyclopedia Britannica. ठीक है, तो इसमें भी इनका कंट्रीब्यूशन है।
तो ये बेसिकली क्या किस चीजों पर लिखते थे, ये जो टबू टॉपिक्स हैं जो हम सोसाइटी में जिसके बारे में जल्दी बात नहीं करना चाहते, हिचकते हैं उन चीजों को बोलने से, ये बेसिकली उनके बारे में लिखा करते थे। रॉबर्ट बर्न्स कॉर्नर वाज अ स्कॉटिश poet and lyricist. He is widely regarded as the national poet of Scotland and is celebrated worldwide. मिल्टन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि वो कॉमनवेल्थ पीरियड से थे, जब ओलिवर क्रॉमवेल की जो जब गवर्नमेंट थी। सो इनकी जो है पैराडाइज लॉस्ट आपको अच्छे से करनी, ये शायद आपके सिलेबस में भी है। क्वेश्चन नंबर 16, there is a feeling of eternity in youth which makes us amends for everything. Who wrote these lines? Options are Charles Lamb, John Keats, William Hazlitt and Samuel Taylor Coleridge. तो ये सारे जो है ये किस पीरियड से, आपको सारे पीरियड्स और किस हर पीरियड में कौन कौन से प्रोमिनेंट राइटर्स, पोएट्स, ड्रामाटिस्ट थे, ये सब आपको थोड़ा उसका एक आइडिया रखना है, ठीक है। तो चार्ल्स लैम्ब कौन थे, ये विक्टोरियन एज से थे, सॉरी ये सारे कहाँ से थे, रोमांटिक पीरियड से थे। जॉन कीट्स, एस.टी. कॉलरिज, विलियम हैजलिट और चार्ल्स लैम्ब। तो जो चार्ल्स लैम्ब और विलियम हैजलिट हैं, ये लोग एसेइस्ट थे। ये लोग बेसिकली एसेस लिखते थे, इसके अलावा भी काफी चीजें लिखते थे, बट एसेइस्ट थे, ठीक है। तो ये किसने लिखी, ये लाइंस किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जो लाइंस है वो लिखी है विलियम हैजलिट ने। ये कहाँ लिखी, इस पे आते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। तो ये लोग सब कौन थे, विलियम हैजलिट 1830 तक है और ये 1834 तक है, ठीक है। इसका मतलब, और विक्टोरियन एज कब से शुरू हुआ है, 1832 से 1900। मतलब ये लोग कब थे, ये लोग सब क्या हैं, रोमांटिक्स हैं। All these names are what? From romantic periods. So was an essayist, drama and literary critic, painter, social commentator and philosopher. He is now considered one of the greatest critics and essayists in the history of English language. Placed in the company of Johnson and Orwell, he is also acknowledged as the finest art critic of his age, despite his high standing amongst historians of literature and art. His work is currently little read and mostly out of print. So थोड़ा सा हम देख लेते हैं चार्ल्स लैम्ब के बारे में। वॉज एन इंग्लिश एसेइस्ट, पोएट एंड एंटिक्वेरियन। इनके बारे में हमने पहले के क्वेश्चन में भी देखा है, जो पहला क्वेश्चन था वही इनके ऊपर था। तो विलियम हैजलिट की जो एसे है ऑन द फीलिंग ऑफ इमोर्टैलिटी एंड यूथ, इसी में इन्होंने ये बात कही है, देयर इज अ फीलिंग ऑफ इटर्निटी इन यूथ विच मेक्स अस अमेंड्स फॉर एवरीथिंग। तो यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, डैश इज द क्रूलेस्ट मंथ इन द वेस्टलैंड। वेरी फेमस, किसकी है ये, टी.एस. एलियट की है। किस पीरियड से है ये, मॉडर्न पीरियड से, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे से करना है, क्या, द वेस्टलैंड। इस पे आपको भर भर के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये जो पोम है वो 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, और इसकी जो पहली लाइन है वही है कि अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। जो पहला जो सेक्शन है, द बेरियल ऑफ द डेड, उसी की ये लाइन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज अप्रैल। थोड़ा सा देख लेते हैं एलियट के बारे में। वॉज अ पोएट, एसेइस्ट, पब्लिशर, प्ले राइट, literary critic and editor, considered one of the 20th century major poets. He is a central figure in English language modernist poetry. तो क्योंकि ये मॉडर्न पीरियड से 20th century से, so इनकी जो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक है, ये काफी मतलब फेमस हुई थी, जो इन्होंने 1915 में लिखी थी, और द वेस्टलैंड इन्होंने 1922 में लिखी थी।
मैंने थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आपके लिए रखा है। जो पहला सेक्शन है, मैंने बताया इसके 5 सेक्शन है और ये पहला सेक्शन है द बेरियल ऑफ द डेड, और यहीं से पोम शुरू होती है। अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ ब्रीडिंग। क्यों ऐसा कहा गया? शायद ये ईस्टर को रिलेट करके कहा गया होगा। इसके लिए आपको पोम को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और एनालाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द लोटस ईटर्स। सो ये किसने लिखी है? दो द लोटस ईटर ने ईटर। सो बेसिकली ये जो है, ये सारे ऑप्शंस हम बार बार देख रहे हैं। ये सब लोग कौन है? चार्ल्स लाम हमने देखा अभी कौन से पीरियड से हैं, ये रोमांटिक पीरियड से हैं, ठीक है। मैथ्यू आर्नल्ड, टेनिसन और ब्राउनिंग, ये तीनों जो है अभी हमने डिस्कस किया विक्टोरियन एज के प्रोमिनेंट पोएट्स हैं, ठीक है, जिसमें कि रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए बहुत जाने जाते हैं। तो ये जो लोटस ईटर है ये लिखी है एल्फ्रेड टेनिसन ने। Is a poem by Alfred Tennyson, first Baron Tennyson, published in Tennyson's 1832 poetry collection. It was inspired by his trip to Spain with his close friend Arthur Hallam. So ये कब की बात है? जब वो अपने फ्रेंड के साथ स्पेन की ट्रिप पे गए थे, तब उन्होंने लिखी थी। Next question we are having, W.B. Yeats fantasized about his star as a part of. Again question कहाँ से आ गया है? Yeats से, W.B. Yeats। ठीक है, तो उनकी द टार है, ये आपको अच्छे से करनी है क्योंकि ये सिलेबस में और यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो W.B. Yeats थे वो आयरिश हिस्ट्री से बहुत ज्यादा फैंटेसाइज थे, ठीक है। तो वो इसका भी आंसर क्या है? द टार में भी क्या है? किसकी फैंटेसी है? आयरिश हिस्ट्री की ही फैंटेसी है। So next question we are having, in the wasteland, Eliot borrowed the famous Da Ta Da from the dash Upanishad. Options are Mandukya, Maitrayani, Brihadranyaka और तैत्तिरीय। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? अभी हमने डिस्कस किया द वेस्ट लैंड है वो 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, और ये जो क्वेश्चन है ये 5th जो सेक्शन है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सो ये जो है यहीं पे है दा ता दा, वहीं पे उसका जो है मेंशन किया गया। थोड़ा देखते हैं पोम को क्या है ये। तो जो पोएम जो है ये ऐसे खत्म होती है, जो 5th सेक्शन है वो ऐसे खत्म होती है, दत्ता दयाध्वम और दमत्या, यही है क्या? दा दा दा, फिर शांति ही शांति ही शांति, और इस तरह से पोएम जो है खत्म हो जाती है। So the Brihadranyaka Upanishad alludes to Prajapati, the creator, talking to his 3 offspring, Devatas, demons and men. In the first Brahmana chapter 5, all the virtues are brought together under the 3 das which are heard in the voice of the thunder, namely Dama or self-restraints from the Devas, Danas or self-sacrifices for the humans, and daya or compassion for the demons. Eliot was recently influenced by the Bhagavad Gita. ठीक है, तो वेस्टलैंड जो है 5 सेक्शंस में लिखी गई, और जो 5th सेक्शन है व्हाट द थंडर सेड, ये इसी में है क्योंकि पोएम की ये लास्ट लाइन है, शांति शांति शांति, तो ऑब्वियसली ये 5th सेक्शन में ही होगी। तो हमको इसका आंसर मिल गया है। इसका आंसर क्या था? बृहदारण्यक उपनिषद। तो हमारा आंसर हो जाएगा द 3rd ऑप्शन। Next question we are having, the wasteland is divided into dash sections। तो देखो
कितने सारे क्वेश्चंस वेस्टलैंड पे, हमको 3-4 क्वेश्चंस वेस्टलैंड पे मिल गए और ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनटू 5 सेक्शंस, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 4. So next question we are having, Wordsworth was regarded as a pantheist. The term means, theist का मतलब क्या होता है, थीस्ट का मतलब आस्तिक, जो भगवान में मानता हो, वही अथीस्ट क्या हो जाता है, नास्तिक, जो भगवान में ना मानता हो। तो पैंथीस्ट कौन है, ठीक है, जो मानता हो कि भगवान जो है वो सर्वव्यापी है, ठीक है, ऐसे इंसान को बोलते हैं पैंथीस्ट। तो आते हैं अभी ऑप्शन पे, ऑप्शन 1, द पर्सन हु बिलीव दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो गलत हो गया, वो क्या होता है, वो होता है अथीस्ट, अभी डिस्कस किया। A person who believes that God exists in all uh, in and is the same as all things, animals and people within the universe. अभी कहा जो गॉड जो है वो सर्वव्यापी है, हर जगह है, हर चीज में है, तो यही जो है पैंथीइज्म का मतलब है, पैंथीइज्म का। और जो इसको फॉलो करता है उसको क्या बोलेंगे, पैंथीस्ट करता है, जो इसको बिलीव करता है वो हो जाएगा पैंथीस्ट, ठीक है। तो बेसिकली आपको पैंथीस्ट का मतलब बताना था, तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन 2 सही आंसर। ऑप्शन 3 और 4 भी देख लेते हैं, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड एग्जिस्ट, तो वो हो जाएगा थीस्ट, जो उसको जो मानता है कि हाँ भगवान होते हैं, ठीक है, और जो मानता मतलब आस्तिक, जो भगवान में मानता हो। एंड अ पर्सन हु लव्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, तो ये हमारा आंसर ऑप्शन 4 तो अपने आप ही कैंसिल हो गया। थियो जो टर्म है, थियो जो रूट वर्ड है, ये कहीं ना, इसका मतलब क्या है, रिलीजन। तो जितने भी वर्ड्स आते हैं, थियोलॉजी, थियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ रिलीजन, ठीक है, थीस्ट, अथीस्ट, पैंथीस्ट, ये सारे क्या है, यहीं से बने हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे तो प्लांट और एनिमल की बात हुई है, ठीक है, रिलीजन की बात तो हुई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा। So now come to question number 23. Art for art's sake was a revolt against Victorian. So हमने पहले भी डिस्कस किया, विक्टोरियन किस पे लिखते थे, विक्टोरियन हमेशा मोरालिटी की बात करते, तो आंसर क्या हो जाएगा, विक्टोरियन मॉरलिज्म, ठीक है। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, जो एक्सप्लिसिट स्लोगन मतलब आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक इज एसोसिएटेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश आर्ट एंड लेटर्स विद वॉल्टर पेटर एंड हिज फॉलोअर्स इन द एस्थेटिक मूवमेंट व्हिच वाज सेल्फ कॉन्शियसली अ रेबेलियन अगेंस्ट विक्टोरियन मॉरलिज्म, ठीक है। सो एस्थेटिक का मतलब भी क्या होता है, आर्ट फॉर आर्ट सेक, तो वो क्या था, वो किसके अगेंस्ट था, विक्टोरियन मॉरलिज्म के अगेंस्ट था। Next question we are having in Emma. Again we are having question from Emma. In Emma, Harriet fell in love with whom? Love with dash whom Emma considered lowly as he was a farmer. किसको Emma, अगर आपको इतना भी याद होगा तो भी आप कर लोगे कि किसको Emma जो है lowly consider करती थी, क्योंकि वो एक फार्मर था, ठीक है। अगर इतना भी पता होगा तो भी आप कर लोगे। तो अगर आप नॉवेल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हैरियट को जो है मिस्टर रॉबर्ट मार्टिन से प्यार हो जाता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 150, ठीक है, और रोज हम 25 क्वेश्चंस करेंगे, मतलब क्लास को क्या है, हम 6 क्लास में खत्म कर लेंगे, ठीक है। So complete the following lines uttered by Hamlet. Hamlet क्या है, विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी है, तो ये आपको अच्छे से करना है। तो उसकी लाइन दी गई है जिसमें एक वर्ड मिसिंग है, वो आपको बताना है। Oh, what a rogue and peasant slave am I? Is it not Dasher? So ये कब की बात है, ये एक्ट 2 सीन 2 में होता है, और जो लाइन है वो है लाइन 5, 4, 6 और लाइन
546, मतलब 545 और 546 की दो लाइन। ठीक है, तो ये जो है हैमलेट का सॉलिलकी है, सॉरी, हैमलेट का जो है ये सॉलिलकी, मतलब जो इंसान जो अपने आप में बात करता है। आपने टीवी सीरियल में देखा होगा, जो वैम्प होती है वो खूब एक्सप्रेशंस दे देकर, फेसेस बना बना कर अकेले में बात करती रहती है कि वो कैसे कॉन्स्पिरेसी करेगी, है ना। तो हैमलेट ये लाइन अकेले में बोलता रहता है। तो ये पूरी लाइन एक्चुअली है क्या? तो ये पूरी लाइन क्या है? ओ व्हाट अ रोग एंड peasant slave am I, is it not monstrous that this prayer here? अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्या था? इज इट नॉट मॉन्स्ट्रस? आंसर क्या हो जाएगा? पूरा नहीं, एक बार देख लेते हैं। इज इट नॉट मॉन्स्ट्रस दैट दिस प्लेयर हियर? तो हमको इट इज नॉट तक दिया, हमको फिल करना है मॉन्स्ट्रस दैट हिज प्लेयर, है ना। ऑप्शन क्या क्या है? अरोग एंड सिक, hideous that this player, dangerous that this rider, monstrous that this player। तो आंसर कौन सा है? फोर्थ वन। ठीक है, काफी आसान हो गया ये। तो इसी के साथ खत्म हुई आपकी क्लास। आई गेस आपको क्लास काफी अच्छी लगी। आपको अगर चीजें क्लियर नहीं हुई तो आप बता दो, मैं आपको नेक्स्ट टाइम में अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस पे झारखंड पीजीडी के क्वेश्चंस बनाने वाली हूँ। इसके बाद मैं जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें जो इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, वही सब डिस्कस करूंगी। वो ग्रामर से है, वो लिटरेचर से है, वो राइटिंग हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, वोकैबुलरी है, कुछ भी हो। ठीक है, सो काफी रात हो गई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज प्लीज डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe, please. I badly need your support. Support me and motivate me by subscribing the channel. uh, till then, bye bye, good night.